नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि का पार्ट थर्ड। विसर्ग संधि पार्ट थर्ड में हम आपको बताएंगे अनुस्वार संधि के बारे में। एक निवेदन, आप सभी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जब भी बाहर से वापस आते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए हाथ धोते रहिए और जब भी बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाए। SMS S सोशल डिस्टेंशन, M मास्क, S सैनिटाइजर, ये आपको ध्यान रखना है। जान है तो जान है। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल संधि कहा जाता है। संस्कृत का टॉपिक है पार्ट थर्ड। इसमें आज हम आपको बताएंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब एक शब्द को संधि विच्छेद किया जाता है तो उसके दो पद बनते हैं। पहले पद के अंत में, ध्यान रखना, पहले पद के अंत में पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन सा होता है? ढ न न म। ये पंचम वर्ण हो और उसके साथ में आगे केवल व्यंजन हो, व्यंजन होना चाहिए। यानी पहले पंचम वर्ण, फिर दूसरे पद में पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। म है जो वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे कैसे? देखो, अब इसका सूत्र मैं बता रहा हूं आपको। लिखिए मेरे पीछे पीछे, लिखिए आप भी आराम से, मैं आपको समझा रहा हूं। इसका सूत्र है, क्या है? मो, लिखिए आप, अनुस्वार, मो अनुस्वार, ये इसका सूत्र है। यानी इसकी व्याख्या मैं आपको समझा रहा हूं कि जब हम किसी शब्द की संधि करते हैं तो उसमें अनुस्वार हो जाएगा। जब उसका विच्छेद करते हैं तो वो पंचम वर्ण में बन जाएगा। अर्थात मैं लिखिए आप, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण म हो तथा दूसरे पद का प्रथम पद केवल, ये इसलिए केवल क्यों? केवल व्यंजन हो तभी ये लागू होगा। केवल व्यंजन हो, ये इसमें आपको बताना चाहता हूं। तो क्या होता है इसके लिए? यानी पहले पद का अंतिम वर्ण म और दूसरे पद का प्रथम पद केवल व्यंजन हो तो ये म, इसको बोलते हैं मकार। मकार के स्थान पर अनुस्वार होगा। अनुस्वार का आदेश हो गया अनुस्वार। ये अनुस्वार संधि इसलिए पढ़िए। अब एक उदाहरण समझा रहा हूं मैं। जैसे देखो, देखिए आप, हरिम वंदे। देखिए आप, पहला शब्द देखिए, हरिम, ये पहला पद है। इसका अंतिम वर्ण म है। क्या है? म। और दूसरा पद देखिए, इसका पहला पद व्यंजन है। तो हरिम वंदे, तो इसको जब हरिम वंदे होगा तो इसको क्या करेंगे? ये म है, अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे? ये हरिम और वंदे, इस प्रकार ये संधि बन गई जो अनुस्वार में बदल गया। अनुस्वार कैसे होता है? जैसे ये इस तरह अनुस्वार की ये क्या होती है? मात्रा लगती है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, देखो, एक है इधर त्वम पक्षी, त्वम पक्षी, इसका आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार की संधि है। जब अनुस्वार लगा हुआ है तो आपको अनुस्वार संधि बताना है, जो हल संधि व्यंजन का एक भाग है। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए तो जो अनुस्वार है, सुनना, तो क्या हो जाएगा? पूरा मकार में बदल जाएगा। त्वम धन पक्षी, इस प्रकार ये संधि जो आपको हमने अनुस्वार, मो अनुस्वार है। यानी दो पद होते हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण म हो, ध्यान रखना। और उसके साथ में जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसके दूसरे शब्द में क्या हो? कोई भी व्यंजन हो, केवल और केवल व्यंजन होना चाहिए। स्वर आते ये नियम बदल जाएगा और अलग हो जाएगा। ध्यान रखना, केवल व्यंजन हो तभी ये म का किस में हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है,
ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। किस प्रकार हम आपको समझे से देखो, एक है सत्यम वद, देखो सत्यम धन वद, तो क्या हो जाएगा, ये म है जो अनुस्वार वाला सत्यम वद। इस प्रकार ये हमने आपको बताया सत्यम वद, ये आपको अनुस्वार संधि के बारे में बताया जो एक हल संधि का भाग है। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक संधि और लीजिए जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं प्रसरण संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लिया आपने, ये लिख लीजिए कि पहले पद का अंतिम वर्ण म हो, दूसरी तरफ केवल व्यंजन हो, तो म का मकार का अनुस्वार में बदलाव हो जाएगा। हरिम धन वंदे हरि वंदे, इस प्रकार। अब ये आपको मिटा रहा हूं। अनुस्वार के बाद में अगली संधि आपके लिए ले रहे हैं, वो संधि भी परस्वर्ण संधि, ठीक है ना। परस्वर्ण संधि क्या होती है, इसमें भी वही नियम लगते हैं जो हमने व्यंजन संधि के लिए पढ़े। ये भी व्यंजन संधि का एक भाग है। इसमें क्या क्या नियम है उसके बारे में आपको विस्तार से हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर समझा रहा हूं। तो लिखिए आप, छठा पार्ट है, छठा और अंतिम भाग है इसका, पर लिखिए आप भी सवर्ण परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि क्या होती है, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि जब पहले, सुनना, पहले तीसरा वर्ण चौथा वर्ण हो, उसके बाद पंचम वर्ण हो, या फिर पहले पंचम वर्ण हो फिर बाद में कोई व्यंजन हो, इनसे रिलेटेड आपको परस्वर्ण संधि के पार्ट है, सब पार्ट है, अलग अलग सूत्र के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला होता है यूरो अनुनासिके अनुनासिको वा, 6.1 का सूत्र देखो, लिखिए आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे। येरो अनुनासिके, येरो अनुनासिके, लिख रहे हो आप भी, क्या लिख रहे हैं, येरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुनासिको वा। ये इस सूत्र के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूं। इसमें क्या होता है, यदि पहले पद के अंत में सुनना ह के अलावा सभी व्यंजन हो, इसको लिखिए आप येरो, ये को छोड़ के, यानी लिख लीजिए आप भी, पहले पद में ह के अलावा, ह के अलावा कोई भी पद होना चाहिए पहले पद में, ध्यान रखना, ह के अलावा पहले पद का अंतिम पद, ह के अलावा, ठीक है, कोई भी, यानी व्यंजन, कोई भी व्यंजन अंतिम पद हो, तथा ये ध्यान देने के बाद दूसरे पद में, ध्यान रखो आप, पहले पद में ह के अलावा कोई भी व्यंजन पहले पद का अंतिम वर्ण हो, और उसके बाद में सुनना दूसरे पद में पंचम वर्ण, यानी कौन सा है पंचम वर्ण, ण, पहले ये न और म, ध्यान है, पंचम वर्ण पहला पद हो, पद हो, तो क्या होगा, देखिए आप, कौन सा जो तीसरा वर्ण है वो अनुनासिक हो जाएगा, यानी अनुनासिक यानी हो तो पहले पद का अंतिम वर्ण अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगा, ये बताए देखो, यानी येरो अनुनासिके अनुनासिको, पहले पद का, सुनना, पहले पद का अंतिम वर्ण ह के अलावा कोई भी व्यंजन हो, और उसके साथ में दूसरे पद का पहला पद, दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन के अलावा पंचम व्यंजन हो, कौन सा पंचम वर्ण हो, तो पहला पद है जो अनुनासिक हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए देखिए, वाग धन मूलक, देखिए क्या लिखा मैंने, वाग धन मूलम लिख दो, चलो वाग धन मूलम, क्या हुआ, यहां देखो पहले पद का अंतिम वर्ण ग है जो ह के अलावा कोई भी वर्ण है, ठीक है ना,
दूसरे पद में म है पंचम वर्ण, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो है सुनना, ग अपने ही पंचम वर्ण में अनुनासिक यानी पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे वारंग मूलम, ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, वार मूलम, या फिर ऐसे हलन करके भी इसको वारंग मूलम लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाग मूलम, यानी आधा घ होता है वो, उस तरह हम अनुनासिक के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आ रहा समझ आपके, यानी पहला पद का अंतिम वर्ण ह के अलावा कोई व्यंजन हो और दूसरे पद में पहला वर्ण पंचम वर्ण हो तो वो अनुनासिक हो जाएगा। ये था इसका पहला नियम। दूसरा होता है, ध्यान रखना, यदि पहले सुनना आप, क्या हो, जैसे देखो पंचम वर्ण हो, पहले भी कौन सा हो, जैसे अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा कोई भी पहले, यानी कौन कौन सा होना चाहिए, यर के बाद में, यर होने यानी ह के बाद में कोई भी अनुनासिक आए तो उसके स्थान पे अनुनासिक हो जाएगा। वही हुआ, जैसे देखो वार मूलम, इसका जैसे मैं उदाहरण बता, जैसे देखो एक उदाहरण लिखिए आप भी, चिदधनमयम, चिदधन मन्यम, तो क्या लिखेंगे, देखो चिदधन मयम में लिखे, क्या है, अब देखो अभी तो देखिए आप, चिद और मयम, यह क्या है, तृतीय वर्ण है, यह मयम है, तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो क्या हो गया, चिन्मयम। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ये अपन संधि में इसमें ले सकते हैं। जैसे अपमयम का क्या हो जाएगा, अममयम, क्यों, प जो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब अगला लिखिए, देखो अनुस्वार ये भी परसव वर्ण, देखना बहुत बढ़िया, यदि पहले अनुस्वार हो उसके बाद में स श श ह को छोड़ के कोई भी व्यंजन आता है तो वो अगले के पंचम वर्ण में बदल जाता है। बहुत बढ़िया, देखो अगला नियम लिखिए आप, इसी का दूसरा नियम लिखा रहा हूं आपको, क्या होता है, देखो यदि पहले, इसका उल्टा, इसमें पहले क्या था, व्यंजन था और बाद में पंचम वर्ण था, इसमें यह होता है यदि पहले पंचम वर्ण हो, क्या, पहले पंचम वर्ण हो, अनुस्वार अभी पर सर्व, देखो कैसे, देखो अनुस्वार से, इसका सूत्र देखो, अनुस्वार से लिखिए आप भी, अनुस्वार से यही पर वर्ण, यही पर श्रवण, यानी क्या होता है इसमें, इस सूत्र में क्या होता है, यदि पहले सुनना, यदि पहले पंचम वर्ण हो, सुनना, तथा बाद में व्यंजन हो तो बाद वाले व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाएगा। समझा रहा हूं, जैसे समझना, पहला शब्द है, दो पद ले लिए हमने, मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए लिखिए, देखो पहले क्या है, अनुस्वार ये ऐसे अम धन की, देखिए आप पंचम वर्ण यानी अनुस्वार लिख दो आप, अनुस्वार यानी ऐसे बिंदी वाला हो, पहले अनुस्वार हो फिर उसके बाद में व्यंजन हो, तो अम और कित, देखना, तो ये जो अम, ये इसके ऊपर अनुस्वार है, ये क है, तो क अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, क ख ग ग ड़, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ऐसे अड़ंकित, अंकित, ऐसे इसको लिखते हैं ना अपन, अंकित, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। आ रहा कुछ समझ में, यानी पहले यदि अनुस्वार हो, पहले यदि अनुस्वार हो उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो उस व्यंजन का पंचम वर्ण बन जाएगा। जैसे देखो अनुस्वार, जैसे कम धन पति, तब क्या हो गया, प का पंचम वर्ण इसमें बदल जाएगा, तो क्या हो गया, क्या हो गया, देखो क का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, कम, तो क्या बन गया, कम पते। आया कुछ समझ में, यानी पहले यदि अनुस्वार हो उसके साथ में कोई व्यंजन हो, श श श ह को छोड़ के, तो वो अपना जो व्यंजन है उसका, उसी व्यंजन का पंचम वर्ण बन जाएगा, जो अनुस्वार है जो पंचम वर्ण में बदल जाएगा। लिख लीजिए आप। अब आगे आप लिखिए, इसके बारे में और बता रहा हूं, देखिए यदि पहले सुनना अनुस्वार हो और बाद में कोई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा,
वही जैसे अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। है जैसे देखो समधन यम, देखो समधन यम तो क्या आएगा, संयम। समधन यम का संयम भी रह सकता है। और अब इसको संयम भी हम समधन यम के लिए संयम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब जैसे अब आप बताना चाहता हूं समधन लाभ तो संलाभ यानी अपने वर्ण का अक्षर बन जाता है। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, लिख लीजिए आप आराम से। जो ये आज अपन की जो छठी है परस्वर्ण संधि, ठीक है ना, ये इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार परस्वर्ण संधि के उपभेद है, जिसको नियम के अनुसार हम समझ। वाह पदांता, देखो वाह पदांता में क्या होता है, अनुस्वार के बाद यदि ये यानी उनके अलावा कौन से श के अलावा कोई भी हो तो अनुस्वार प्रश्न आदेश बनेगा, जैसे वाह पदांत से। अगला सूत्र है वाह पदांत से क्या होता है, जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले अनुस्वार, ध्यान रखना, पहले पद में क्या हो, अनुस्वार हो, तो उसके बाद में यदि कोई तो क्या हो जाएगा, क्या हो, पंचम वर्ण हो, कोई भी पहला वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, तो वो अपने के वर्ण में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं, देखो समधन लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। समधन लाभ में कौन सी संधि है, परस्वर्ण, जो हल संधि का एक भाग है। तो इसको क्या करेंगे, संलाप, ये जो है अपने वाले का क्या हो गया, आधा रूप इसका जो हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, संलग्न लाभ को या आधा संलाप में हम इसको बदल सकते। अब इसकी जो महत्वपूर्ण है, अगला है तोरली। तोरली क्या होता है, ध्यान रखना आप, यानी तवर्गीय लकारे परे परस्वर्ण स्यात्, तोरली संधि है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि तोरली संधि क्या है, जो परस्वर्ण संधि का एक भाग है। इसमें क्या होता है, त वर्ग के सामने, सुनो, त वर्ग के सामने लकार हो तो उसमें क्या हो जाएगा, उसी का जो लकार का अक्षर है वही डबल बन जाएगा, जैसे मैं बताना चाहता हूं। सुन लो, तोरली में लिखो, लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, तवर्गीय लकारे परे परस्वर्ण स्यात्, तवर्गीय लकारे परे, लिखिए आप, तवर्गीय लकारे परे परस्वर्ण स्यात्, परस्वर्ण स्यात्। अब क्या ध्यान रखो, यदि सुनना, पहले पद में, पद के स्वर, पहले पद के अंतिम वर्ण में त वर्ग में समझते कौन कौन से, त, थ, द, ध, न, तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में लकार यानी ल हो, ल हो तो क्या हो जाएगा, पहले पद का त वर्ग वाला ल हो जाएगा, तो त वर्ग का वर्ण लकार में बदलेगा। अब देखो, जैसे देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, देखो मैं क्या लिखा रहा हूं, उदाहरण भी लिखिए आप, तद धन ल, देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण है द और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ल, तो द किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, तल्लय। यह है तोरली संधि, यानी दोबारा ल, आधा ल और पूरा ल आ जाए तो वो तोरली संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जैसे बताना हो। अब आप लिखिए, जैसे इसमें लिखिए जगत और लय, देखिए जगत धन लय क्या हो जाएगा, जगल लय, क्यों, त है उसके सामने ल है, यानी ल के दूसरे वर्ण में ल, पहले वर्ण में त वर्ग का त, तो जो त वर्ग है
वो ल वर्ग में बदल जाएगा तो तल्लय। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको आज हमारे चैनल यूट्यूब का जो इम्पोर्टेंट चैनल आपके लिए हमने बनाया है, शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर व्यंजन संधि पूर्ण की है। अगले वाले वीडियोस में जब आपको बताएंगे तो संस्कृत में विसर्ग संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। विसर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है संस्कृत के अंदर, समझे आप। तो अगला आप एपिसोड ना देखना भूलें। हमारा अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन का वीडियो है। आगे अगले बार जब आपके सामने आएगा तो वो विसर्ग संधि का आएगा, ठीक है, वो भी संस्कृत के अंदर। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।